नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए महाराष्ट्र में बेहद सख्त नियम लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जो कि आज रात 8 बजे से लागू हो जाएंगे। इस मुहिम को ब्रेक द चेन नाम दिया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 15 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान लोग सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घरों से बाहर निकल पाएंगे। भयानक पद्धतीने म्हणजे आजचा जो आकडा आहे, महाराष्ट्र में पूरे राज्य में लॉकडाउन भले ना हो, लेकिन उससे ये कम भी नहीं। उद्धव सरकार ने पाबंदियों की इस किस्त का नाम दिया है ब्रेक द चेन। रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन के तहत पूरे राज्य में धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील, की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, तरी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। महाराष्ट्र सरकार ने 5,500 करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया है। कार्ड धारकों को 3 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान हुआ है। रजिस्टर्ड फेरी वालों को आर्थिक मदद मिलेगी। आदिवासियों को 2,000 रुपए की मदद, रिक्शा वालों को 1,500 रुपए, 12 लाख मजदूरों को 1,500 रुपए देने का फैसला हुआ है। अन्न सुरक्षा जी आपली योजना आहे, त्या योजनेअंतर्गत जे सगळे लाभार्थी आहेत, या लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे 1 महिना आपण आता मोफत धान्य देणार आहोत पुढच्या 1 महिन्यासाठी। उद्धव ठाकरे ने इन पाबंदियों के साथ ये भी कहा है कि उनके पास कड़े कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनावश्यक येणं जाणं हे आपल्याला आता पूर्ण बंद, मी टाळणं म्हणत होतो, आता ते पूर्ण बंद करावं लागणार आहे। कोणत्याही व्यक्तीला अतिआवश्यक काम किंवा योग्य कारण नसेल तर घराबाहेर आपण आता पडू द्यायचं नाहीये। मी तर विनंती करतोय की हे मी नियम सांगतोय, पण मला आपल्याकडनं उलटं पाहिजे की जसा एक शब्द आहे जनता कर्फ्यू, जनता ठरवते की नाही आम्हीच आता हे करणार किंवा हे करणार नाही, तसं तुम्ही ठरवायचंय। महाराष्ट्र में कोरोना पर रोक के लिए उद्धव ठाकरे ने ब्रेक द चेन मुहिम शुरू करने का फैसला जरूर किया है, लेकिन उससे कितनी मदद मिलेगी इस पर अभी कुछ गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र सरकार को ब्रेक द चेन मुहिम के तहत सख्त पाबंदियां क्यों लगानी पड़ी, इसको वहां के हालात से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस है, एक्टिव केसेस के मामले में भी और कुल संक्रमण के मामलों में भी। कोरोना से पूरे देश का हाल बिगड़ा हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र खासकर मुंबई में हालात बद से बदतर हैं। मुंबई के कोविड अस्पतालों में 80% बेड फुल हैं। 2,500 आईसीयू बेड्स में सिर्फ 60 बचे हैं। वेंटिलेटर बेड सिर्फ 20 बचे हैं। पुणे के कोविड अस्पतालों में सिर्फ 17% ही खाली हैं। नागपुर जैसे शहर में 95% से ज्यादा कोविड बेड्स भर चुके हैं। हालात से निपटने के लिए बीएमसी ने मुंबई में 2 कोविड केंद्रों पर 325 नए आईसीयू बेड्स जोड़े हैं। इनमें से एक 150 बेड वाला कोविड सेंटर वर्ली में बनाया गया है। इस वक्त हम नेहरू साइंस सेंटर के एक हॉल में खड़े हैं, जिसे एक 150 बेड
फैसिलिटी में कन्वर्ट किया गया है। इस फैसिलिटी में ऑक्सीजन की जो सुविधा है बेड्स पर वो भी दी गई है। कुछ ही घंटों में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स इस फैसिलिटी में एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर अप्रैल का आंकड़ा देखें तो ऑन एन एवरेज मुंबई में 9,300 के करीब हर रोज केसेस आ रहे हैं। अगर आज की स्थिति मुंबई की जाने तो 60 आईसीयू बेड लगभग अवेलेबल है 2,500 से ज्यादा आईसीयू बेड्स में से, और 20 वेंटिलेटर यानी कि सीरियस पेशेंट्स के लिए जो बेड्स हैं वो अवेलेबल है। ये जो फैसिलिटी तैयार की गई है, इसके साथ साथ पोदार हॉस्पिटल वर्ली में 200 बेड्स की फैसिलिटी और ऐड किया गया है। ये सेंटर जो है ये सिमिलर टू डोम है। यहाँ पे पूरा सेंट्रलाइज एसी किया गया है। आप देख रहे हैं कि 70% बेड्स को हमने ऑक्सीजन की सिलेंडर्स भी प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एक डेडिकेटेड एजेंसी डॉक्टर्स की हमने अपॉइंट की हुई है। उसके अलावा हमारे इंजीनियर्स और हमारे एमओएच हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ तैनात होंगे, जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नागरिकों को दे सकते हैं। हालांकि जब पूरे महाराष्ट्र में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हों तो सिर्फ 2 सेंटर से कितनी मदद मिल सकेगी, इसे समझा जा सकता है। आरोपों के मुताबिक एक दिन पहले ही मुंबई के नाला सुपारा में 15 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी के चलते हो गई। 15 लोगों की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के कारण मृत्यु हो गई। मैंने आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की है कि महाराष्ट्र का ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई मजबूत करने के लिए मदद करे, क्योंकि कल मुंबई में हुआ वो पर तो थाना में हुआ था। थाना में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया तो 26 लोगों को अर्जेंटली शिफ्ट करना पड़ा, उसमें भी 5 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है, व्यवस्थाएं वैसे वैसे चरमरा रही हैं। कोरोना कैसे मुंबई को चपेट में ले चुका है, इसे आंकड़ों के जरिए देखें तो 12 अप्रैल को मुंबई में कोरोना के 6,905 नए मामले दर्ज हुए और 43 लोगों की मौत हो गई। लेकिन ये इस अप्रैल महीने का सबसे गनीमत भरा दिन था। अप्रैल में 12 अप्रैल को छोड़कर हर दिन रोजाना नए केस 8,500 से ज्यादा आए हैं। मुंबई में कुल संक्रमण के मामले 5,27,119 और कुल मौत 12,060 हैं। कोरोना से हालात महाराष्ट्र में कितने बिगड़े हैं, इसे पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सेंटर के कंट्रोल रूम पर आ रही कॉल से भी समझा जा सकता है। वहां रोजाना 900 से ज्यादा मदद की कॉल्स आ रही हैं। 900 कॉल्स मतलब पूरे 24 आवर्स में मिल रहे हैं, जैसे कि उसमें से 600 कॉल्स दिन भर में है, 9 to 9 में सपोजली पकड़ के चलिए, और 300 कॉल्स नाइट के लिए, नाइट शिफ्ट के लिए। तो उसमें से हमने जो बेड को मतलब पेशेंट्स को प्रॉपर जेन्युइन पेशेंट्स को अलर्ट किए हुए बेड है 225 टू अराउंड समथिंग लाइक दैट। आने वाले दिनों में और ज्यादा कोरोना कहर की आशंका के मद्देनजर अब महाराष्ट्र में अस्थायी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये महाराष्ट्र का नंदुरबार है, जहां रेलवे के 21 कोच को आइसोलेट वार्ड में तब्दील किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले देश में सबसे ज्यादा रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में चुनौती पहले से और ज्यादा बढ़ी है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना ने हाल बुरा कर दिया है। ब्रेक द चेन मुहिम के ऐलान के पहले ही राज्य बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इसी के साथ अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहस शुरू हो गई है। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं मई में शुरू हो रही हैं, लेकिन अब जोर शोर से ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि बोर्ड परीक्षाओं को अभी नहीं कराया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से जब देश भर में हाहाकार मचा है, तो क्या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कराए जाने चाहिए? बोर्ड के इम्तिहान जरूरी हैं कि जिंदगी बचाने का इम्तिहान? सीबीएसई ने अभी मई में परीक्षाएं कराने के अपने शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि एग्जाम इन हालातों में नहीं कराए जाने चाहिए। बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है।
लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो सोमवार को सीबीएसई ने एग्जाम को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन परीक्षाएं टाली जाएं या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। उधर जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने परीक्षाओं को टाल दिया है, तो सीबीएसई के सामने दबाव को इनकार नहीं किया जा सकता। खुद छात्रों के सामने भी अजीब संकट है। पढ़ाई के दबाव के साथ साथ कोरोना काल में परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार करें, ये सवाल उनके लिए बड़ा हो गया है। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है, और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है। क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बच्चों में संक्रमण बहुत पाया जा रहा है नए स्ट्रेन की वजह से। तो अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई बच्चा 3 या 4 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सर। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पीड़ित होने वालों में 11 साल से 20 साल के करीब 10% लोग हैं। यानी छात्रों के बीच कोरोना होने की आशंका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पिछले साल युवाओं में कोरोना की कोई चर्चा नहीं थी। इसके बावजूद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद नहीं कराई जा सकी थीं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद लॉकडाउन से पहले हुई परीक्षाओं के आधार पर नतीजे घोषित किए गए थे। मेरे को लगता है कि 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्ज़ाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी। कुछ तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि एक पेपर उन्होंने बीच में, जब कुछ पेपर रह गए थे, वहीं पे उन्होंने उसको बंद कर दिया था और जो भी जैसे भी उन्होंने रिजल्ट्स निकाले। बट इस साल जो हमारे बच्चों का साल, तो भविष्य बिल्कुल उनके हाथ में ही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सीबीएसई बोर्ड ने इस साल जब मई में परीक्षाएं कराने का फैसला किया था, तब कोरोना केस कम होने शुरू हो गए थे, जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एक बार फिर नए हालात में सही फैसले की जरूरत है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और अस्पतालों में आपको बता दें, बेड्स के लिए मारामारी हो रही है। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन की किल्लत है। हालात ये है कि मोर्चरी में लाशों के ढेर लगे हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी घाटों पर वेटिंग है। ये वही स्थिति है जो हमने कोरोना की पहली लहर में अमेरिका, ब्राजील और इटली जैसे देशों में देखी थी। छत्तीसगढ़ की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें दिख रही हैं। लाशों को रखने की जगह तक नहीं बची। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल की ये मोर्चरी छोटी पड़ गई। 10 की कैपेसिटी वहां 50, 100, 200 पुराने जमा होते जाएं, तो जगह की कमी तो पड़नी है। ये हाल तो होगा ही जब कोरोना से इतनी संख्या में मौत हो रही है। छत्तीसगढ़ में मौत का आंकड़ा अब रोजाना 100 के पार जा रहा है। न मोर्चरी में जगह बची है, न शमशान घाट खाली है। अंतिम संस्कार में भी वेटिंग है। पूरे देश में जहां जहां कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, वहां वहां यही हाल है। कोरोना से मौत पर दिल्ली के शमशान घाटों में चिताएं रिजर्व की गई हैं। वैसे तो लखनऊ शहर में पिछले एक हफ्ते से शमशान घाट छोटे पड़ गए। अंतिम संस्कार के लिए चबूतरे बढ़ाने पड़े हैं। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ रही हैं। बाहर से लकड़ियां मंगानी पड़ रही है। घाटों पर 2 शिफ्ट में अतिरिक्त कर्मचारी लगाने पड़े हैं। ये तो लखनऊ की भयानक स्थिति है। झारखंड में रांची का हाल यह है कि कोविड से मौतों पर अंतिम संस्कार के लिए बने इलेक्ट्रिक शवदाह खराब हो गए, जिससे अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। और इसके बाद अफरा तफरी में नदी के घाट पर जैसे तैसे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। रायपुर से महेंद्र नामदेव, दिल्ली से कुमार कुणाल और लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।